हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, मेरे लास्ट ईयर लगभग आज से 9-10 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे, जो कि कोरोना के ट्रीटमेंट को लेके था। पर तब जो गाइडलाइंस थी और अब जो गाइडलाइंस हैं उनमें अब काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि भाई जो कोरोना के ट्रीटमेंट की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो क्या है। और मैं एक बात आपको बोल देता हूँ कि इस वीडियो में जितनी भी दवाइयाँ बताई गई हैं वो ये वीडियो बेसिकली एक एजुकेशनल वीडियो है, डॉक्टर्स के लिए या नॉर्मल लोगों के लिए भी। बट इसमें जो भी दवाइयाँ हैं उनको शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। तो देखिए, कोविड जो डिजीज़ है हमने उनको वो उनके 3 टाइप होते हैं। ओके, तो फर्स्ट है आपका माइल्ड, कि माइल्ड कोविड क्या होता है। तो माइल्ड कोविड हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, माइल्ड कोविड में क्या होता है कि बेसिकली पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम होते हैं। अगर अगर इसको साधारण भाषा में समझा जाए तो उसको सोर थ्रोट हो सकता है, उसको ड्राई कफ हो सकता है, इस तरीके की फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है। बट माइल्ड डिजीज का जो मेन क्राइटेरिया है, उस पेशेंट को ना ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होगी, मतलब कि उसको हाइपोक्सिया नहीं होगा। उसका एसपीओ2 अगर आप चेक करेंगे तो उसका एसपीओ2 हमेशा 94 से 94% से ज़्यादा ही आएगा, मतलब उसको कोई भी सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो बच्चों के लिए भी सेम क्राइटेरिया माइल्ड डिजीज़ में हम लोग अप्लाई किया जाएगा। तो देखिए, अब इसमें ऐसा पेशेंट उसको कहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, मतलब उसका इलाज कहाँ होगा। तो हम लोग इसमें रिकमेंड करते हैं कि होम आइसोलेशन, मतलब उस पेशेंट को घर पे ही ट्रीट किया जा सकता है। जिसको भी ऐसा इन्फेक्शन होता है उसको सबसे पहले एक डॉक्टर से एडवाइस ले लेनी है। अब चाहे वो एडवाइस आप उसकी ओपीडी में जाके ले लीजिए अगर वो ओपीडी में है, नहीं तो डे केयर में जा सकते हैं आप, कोई भी कोविड सेंटर के अंदर इमरजेंसी में जाके ले सकते हैं, या फिर टेलीफोन पे या फिर वीडियो कॉल से ले सकते हैं। बट आपको एक डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि क्या क्या दवाई आपको खानी है और क्या क्या मॉनिटर करना है। अब इसका मैनेजमेंट प्लान क्या है? मैनेजमेंट प्लान क्या है कि सबसे पहले तो आपको एंश्योर करना है कि आपको अपनी बॉडी का हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है। हाइड्रेशन प्रॉपर रखने के लिए क्या होगा भाई, आपको वाटर पीना है, खूब सारा 3 से 4 लीटर वाटर पीना है। आप नारियल का पानी पी सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो जूसेस पी सकते हैं। तो ये आपको पर लिक्विड अच्छी डाइट अच्छा लेना है। उसके साथ साथ आपको खाना भी खाना है, अच्छा न्यूट्रिशियस इंटेक, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। तो और ऐसा खाना खाइए जिसमें मसाला वगैरह कम हो, दालें ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, बॉयल अंडा ले सकते हैं, तो जिसमें हाई प्रोटीन डाइट हो। बट खाना ज़रूर खाना है, ऐसा नहीं कि आपको खाना खाना छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो पर्सनल जो प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं, जैसे कि मास्क लगाना, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, ये सब करते रहना है। और खुद को जो बाकी फैमिली मेंबर हैं जो इन्फेक्ट नहीं हुए उनसे आइसोलेट खुद को कर लेना है, अगर हो सके तो एक सेपरेट रूम के अंदर। और आपकी जो भी केयर कर रहा है वो अच्छे से N95 मास्क लगाएगा, उसके बाद फेस शील्ड पहनेगा और अपना खुद का भी वो ध्यान रखेगा। और एक रिकमेंडेशन और है कि जो बच्चे, देखिए अगर कोई बच्चा 2 साल से छोटा है तो वो तो मास्क नहीं पहन पाएगा, बट अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है और अगर वो मास्क को टॉलरेट कर ले रहा है तो उसको भी मास्क पहनाया जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें पेशेंट को अपना फीवर जो है ना, अपना टेम्परेचर मॉनिटर करना है हर 6 घंटे पे आपको अपना टेम्परेचर लेना है। आप एक प्लेन पेपर ले लीजिए, उस पर टाइम लिखिए, कॉलम बनाइए और उसमें हर 6 घंटे पे फीवर को आप उस पर लिखते रहिए कि भी आपका फीवर कितना था। इससे क्या होगा कि अगर आपका फीवर बढ़ता है तो भी आप अलर्ट हो जाएंगे। और दूसरा, आप अगर डॉक्टर से बात करेंगे तो वो डॉक्टर आपके जो फीवर चार्ट को देख के बेटर एकदम समझ पाएगा कि भी आपको दिक्कत क्या हो रही है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा फीवर लगता है, दवाइयाँ का उतना आप नहीं लेना चाहते, तो आप स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। स्पॉन्जिंग में आप देखिए, आप जो आपका जो कपड़ा है जिसको गीला करोगे उसको टैप वाटर से लोगे, जो डायरेक्ट नल से आ रहा है, आप उसमें आइस मत डालिएगा। तो इस तरीके से आप टैपिड स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है आपको कि बेस लाइन सेचुरेशन आपको अपना मेजर करना है, जिसको बोलते हैं आप SpO2। तो इसका एक मशीन आती है पल्स ऑक्सीमीटर, उससे मैनेज कर लीजिए, उससे एक बार देख लीजिए। और एक 6 मिनट का वॉकिंग टेस्ट होता है। तो ये 6 मिनट आपको क्या करना है, आपने अपना जैसे आपने अपना रेस्ट पे SpO2 मेजर किया, सपोज कीजिए वो 96 आया। अब आप क्या कीजिए, आप 6 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए और उसके बाद फिर SpO2 मेजर कीजिए। तो अब जो 6 मिनट के जो बाद जो सैचुरेशन आएगा, अगर वो सैचुरेशन 94% से कम है या उसमें 5% की कमी आती है 6 मिनट की वॉकिंग के बाद, तो ये थोड़ा अलार्मिंग साइन है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट है आपको ये जो टेम्परेचर हो गया और ये जो आपका SpO2 जो हो गया, ये आपको एवरी 6 आवरली मॉनिटर करते रहना है अपने घर पे, क्योंकि देखिए SpO2 और टेम्परेचर ही बताएगा कि कब हमें दवाइयाँ बदलनी है, कब आपको हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, अगर आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम आ रहे हैं, मतलब ये सिम्टम क्या होते हैं कि सपोज कीजिए आपकी फास्ट ब्रीदिंग हो गई, आपकी जो ब्रीदिंग है, सांस लेने की जो रेट है वो ज़्यादा हो गई, या बच्चा है तो उसमें इनड्राउनिंग ऑफ चेस्ट हो गई। इसमें चेस्ट इनड्राउनिंग में क्या होता है कि आपकी जो छाती है वो अंदर की तरफ जाती है फोर्सफुली।
तो अगर ये सब अलार्मिंग सिम्टम है तो आपको मॉनिटरिंग थोड़ी और फास्ट करनी पड़ेगी और अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, माइल्ड डिजीज में गार्गल गार्गल करते हैं तो गार्गल के पास गार्गल के लिए 2-3 ऑप्शन है। एक तो या तो आप क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज कर सकते हैं या फिर उससे भी बेस्ट है बीटाडिन। बीटाडिन गार्गल आता है, तो बीटाडिन गार्गल को कैसे यूज करना है, 1:3 के रेशियो में उसको यूज करते हैं। मतलब कि अगर आप 5 ml बीटाडिन ले रहे हैं तो उसमें 15 ml पानी डाल दीजिए और उससे गार्गल कीजिए, और गार्गल कम से कम 1 से 2 मिनट तो करना ही है, तभी वो आपके जो गले में जो वायरस है उसको मार पाएगा। और अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो स्टीम इनहेलेशन, भाप भी आप ले सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। अच्छा, जहाँ तक दवाइयों की बात है, पहले मैं बोल दूंगा दवाई खुद से नहीं लेनी, डॉक्टर से बात करके ही लेनी है। इस बीमारी में जो हम लोग दवाई दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फीवर के लिए पैरासीटामोल देते हैं जो 500 mg की आती है, 650 mg की भी आती है। तो आप दिन में 3 या 4 गोली ले सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चों का जो डोज है वो 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है पर डोज जो बच्चों को देना है। उसके बाद हम लोग विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं जिसमें 500 mg हम लोग वंस इन अ डे यूज़ करते हैं 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद हम जिंक के टैबलेट यूज़ कर रहे हैं जो कि 50 mg की होती है 2 हफ्ते के लिए, और बच्चों में हम डोज कर देंगे 20 mg। उसके बाद एक और आती है टैबलेट लीवोसिट्रोजिन एंड मोंटेलुकास्ट। तो ये टैबलेट आपको रात को सोते टाइम लेनी है, जिसमें लीवोसिट्रोजिन 5 mg होती है और मोंटेलुकास्ट 8 mg होती है। तो और ये तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपको गले में कुछ कंजेशन फील होता है, खांसी फील होती है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर बच्चों में ये टैबलेट यूज़ करनी है तो डोज को आप आधा कर दीजिएगा, 2.5 एंड 4 mg, पर स्टिल डॉक्टर से पूछ के ही ये सब यूज़ करना है। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस होती है, गैस लगती है, तो आप उसमें टैबलेट पेंटोप्राजोल ले सकते हो, 40 mg की आती है। एक टैबलेट सुबह खाली पेट लेनी होती है ये, और इसको खाने के आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना, उसके बाद ही कुछ खाना है। बच्चों में हम आधा टैबलेट दे देते हैं 20 mg का। अगर किसी को डायरिया है, दस्त लगे हुए हैं, तो उसके लिए प्रोबायोटिक के सैशे आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद अगर किसी को ड्राई कफ है तो काफ़ी सारे सिरप्स आते हैं, वो सिरप आप डॉक्टर से लिखवा लीजिए, वो यूज़ कीजिए। उसके बाद एक है ओरल स्टेरॉइड। देखिए माइल्ड डिजीज में हम लोग जनरली ओरल स्टेरॉइड यूज़ नहीं करते, बट कुछ डॉक्टर ओरल स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि डेक्सामेथासोन 6 mg पर डे वो लोग देते हैं ओरली। अगर डेक्सामेथासोन मार्केट में नहीं है तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी यूज़ किया जाता है जो कि 16 mg दिया जाता है दिन में 2 बार। बट माइल्ड डिजीज में हम लोग स्टेरॉइड नहीं देते, हम लोग मॉनिटर करते हैं। वो कब दिया जाता है, जबकि आपके जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीआरपी। अगर सीआरपी आप टेस्ट करवाइए, अगर आपका सीआरपी आप जैसे पहले दिन करवाओ, दूसरे दिन और तीसरे दिन लगातार करवाइए, अगर सीआरपी बढ़ रहा है, सपोज कीजिए पहले दिन 10 आया, दूसरे दिन 15 आया, 25 आया, तो आप स्टेरॉइड शुरू कर सकते हैं डॉक्टर से पूछ के। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो उसमें प्रेडनिसोलोन यूज़ करते हैं 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे, या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इक्विवेलेंट डोजेज में मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन भी यूज़ किया जा सकता है। बट ये थोड़ी डेंजरस ड्रग हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं यूज़ करनी है। अच्छा, कुछ डॉक्टर 3 दवाइयाँ दे रहे हैं, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन। देखिए सीडीसी की गाइडलाइन भी बोलती है कि इन दवाइयों को कोई खास रोल नहीं है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता, बट अगर आपके डॉक्टर जैसा बोलते हैं उनके हिसाब से आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन, देखिए इन्वेस्टिगेशन दुनिया जहान की डॉक्टर लोग लिख देते हैं, बट आजकल पेशेंट्स के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत आसान काम नहीं है। तो मैं बोलूँगा अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा पा रहे, इवन मैं भी पिछले कुछ दिनों से 20-25 पेशेंट्स को फ़ोन पे ही ठीक कर रहा हूँ, तो उसमें दो इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सीआरपी और दूसरा आपका सीबीसी। तो एटलीस्ट जिस दिन आपको सिम्टम आता है, आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोशिश करनी है तीनों दिन सीआरपी करा लेना है। अगर सीआरपी का आपका जो सीआरपी की वैल्यू अगर बढ़ती है, इसका मतलब आपको सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन हो रही है, तो यहां पे आपको हो सकता है स्टेरॉइड शुरू करना पड़े जल्दी और ब्लड थिनर्स के साथ। तो सीआरपी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। और सीवीसी से हम लोग प्लेटलेट काउंट देख लेते हैं और टोटल काउंट देख लेते हैं, तो पता लग जाता है कोई इन्फेक्शन का कोई सोर्स तो नहीं है और प्लेटलेट कम तो नहीं हो रहे। बाकी जितने सीआरपी, सीरम फेरेटिन है, सीरम एलडीएच, पीटीआईएनआर, डी डाइमर, अगर आप चाहें तो करवा लीजिए, वरना नहीं पॉसिबल है। जैसे गाँव के दूर दराज जिन पेशेंट को मैं देख रहा हूँ उनके लिए तो इम्पॉसिबल है, तो मैं सीआरपी से ही काम चला लेता हूँ। और इवन काफ़ी सारे डॉक्टर दिल्ली में भी यही काम कर रहे हैं। आप चेस्ट एक्सरे करा लीजिए इफ़ पॉसिबल। उसके बाद आपको क्या करना है, घर पे देखिए एक पोजीशन होती है इसको बोलते हैं अवेक प्रोनिंग, मतलब आपको प्रोन पोजीशन में पेट के बल उल्टा लेटना है। कैसे लेटना है, 30 मिनट से 2 घंटे तक। तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पहले 30 मिनट 2 घंटे तक, 30 मिनट से 2 घंटे तक इस तरीके से लेट जाइए पेट के बल, अगर पॉसिबल है तो। उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट से 2 घंटा आप ये राइट साइड करवट लेके लेट सकते हैं। उसके नेक्स्ट 30 मिनट से 2 घंटा आप ऐसे इंक्लाइन होकर लेट सकते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट से 2 घंटा आप लेफ्ट तरफ करवट लेके लेट जाइए और फिर से प्रोन लेट जाइए, तो अगर पॉसिबल है इससे क्या होता है कि लंग्स का जो ऑक्सीजनेशन है वो बेटर हो जाता है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि सर हम होम आइसोलेशन अब हम ठीक है कब खत्म कर सकते हैं। तो देखिए उसका क्राइटेरिया है कि जिस दिन आपको पहला सिम्टम आया था, आप हमेशा याद रखिए फर्स्ट डे सिम्टम का हमेशा याद रखना है, काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं। तो जिस भी दिन लाइट हेडेक आया, लाइट फीवर, वो याद होना चाहिए। तो उस दिन से 10 दिन लगा लीजिए, और उसके साथ आपको फीवर नहीं होना चाहिए 3 दिन तक। पर ऐसा नहीं है ये फीवर दवाओं से नहीं है, आपको बिना दवाई के, बिना पैरासीटामोल के अगर 3 दिन तक फीवर नहीं आ रहा है और 10 दिन हो चुके हैं, तो आप जो है आपका होम आइसोलेशन आप खत्म कर सकते हैं। बट वहीं अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, अब आप पूछेंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कौन होता है? जो कैंसर का पेशेंट है, जो एचआईवी का पेशेंट है, जो सीकेडी का पेशेंट है, डायबिटीज, इन सब का पेशेंट है, उसके लिए हम लोग 20 दिन कर देते हैं इस चीज़ को। ओके। और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 1-1 महीने तक पॉजिटिव आती रहती है लोगों की, जबकि उनको इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि बॉडी के अंदर डेड वायरस होता है। आरटीपीसीआर उसको भी डिटेक्ट कर लेता है और पॉजिटिव रिपोर्ट दे देता है। तो इसीलिए आरटीपीसीआर का कोई महत्व नहीं है आपको ये बताने के लिए कि आपको होम आइसोलेशन में रहना है या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना है या क्या करना है। तो उसके लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी नहीं है। आप ये 10 दिन और 20 दिन वाला क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करके। अब उसके बाद भाई नेक्स्ट है आपका कोविड की मॉडरेट डिजीज। तो मॉडरेट डिजीज को हम कब बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेस्पिरेटरी रेट काउंट कीजिए, अगर वो 24 से ज्यादा है एडल्ट पेशेंट के अंदर। अब आप बोलेंगे सर रेस्पिरेटरी रेट कैसे काउंट किया जाए, तो मेरे चैनल पे जाइएगा, वहां पे कोरोना सीरीज करके एक प्लेलिस्ट है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ये प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि आजकल डॉक्टर से इतनी बात नहीं हो पा रही है। दूर दराज के एरिया में तो डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, बेचारे जो जो क्वैक लोग हैं वही ट्रीट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ये वो वीडियोस देख लीजिए, आपको घर पे आप सीख जाएंगे कैसे रेस्पिरेटरी रेट को कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर वो बहुत सिंपल है, आप केवल कोई भी पेशेंट की चेस्ट के पास एक घड़ी लगा दीजिए और 1 मिनट तक देखिए कितने बार उसकी चेस्ट ऊपर नीचे जाती है। एक बार ऊपर जाना, एक बार नीचे आना, इसको हम एक काउंट करेंगे, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी है। तो अगर ये मॉडरेट डिजीज में एडल्ट पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा होती है। वहीं अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में क्या होता है, अगर बच्चा आपका 2 महीने से छोटा है और अगर उसकी रेस्पिरेटरी रेट 6 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग निमोनिया बोलेंगे। वहीं अगर आपका बच्चा 2 महीने से 12 महीने का है, मतलब 1 साल तक का है, और उसकी अगर रेस्पिरेटरी रेट 50 से ज़्यादा आ रही है, तो उसको हम लोग निमोनिया बोलेंगे। वहीं आपका बच्चा अगर 1 साल से 5 साल के बीच में है और उसकी रेस्पिरेटरी रेट 40 से ज़्यादा आ रही है, तो उसको हम निमोनिया बोलेंगे। वहीं आपका बच्चा अगर 5 साल से बड़ा है और उसकी रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा आ रही है, तो उसको हम निमोनिया बोलेंगे। इस केस में आपको अर्जेंटली डॉक्टर से बात करनी है। वहीं और मॉडरेट डिजीज का क्या क्या क्राइटेरिया है, तो SpO2, अगर SpO2 आपका 94 के नीचे, कुछ लोग 94 बोलते हैं, कुछ कुछ गाइडलाइन में 93 दिया है, अगर उससे नीचे है रूम एयर पे, मतलब कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के, तो उसको हम मॉडरेट डिजीज बोलेंगे। इन दो इसमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो वो मॉडरेट डिजीज में आएगा, उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। अब बात आती है कि मॉडरेट डिजीज वाले पेशेंट को कहाँ एडमिट किया जाए, तो नियम बोलता है कि उसको कोविड वार्ड में या फिर डेडिकेटेड पेडियाट्रिक कोविड वार्ड फॉर चिल्ड्रन में देना चाहिए। बट मैं देख रहा हूँ आज की कंडीशन में जो हम लोग तैयार नहीं थे, हमारी गवर्नमेंट तैयार नहीं थी, कोई अरेंजमेंट नहीं हुए, इसकी वजह से कोविड बेड मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग तो अक्सर घर पे ही ट्रीट कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट प्लान क्या होगा, इसमें आपको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ेगा। अब लोग पूछते हैं कितना ऑक्सीजन सपोर्ट दें, तो आप उतनी ऑक्सीजन दीजिए जितना कि आपका SpO2 92 से ज़्यादा पे मेंटेन रहे। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को ऑक्सीजन देते हो 2 लीटर पर मिनट, और अगर उसमें उसका SpO2 92 या 93 हो जाता है, तो उसको उतने पे रखिए। सपोज कीजिए आपने 2 लीटर पर मिनट दिया और उसका SpO2 90 है, तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको 3 लीटर कर दीजिए। मतलब आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि SpO2 90 के ऊपर मेंटेन रहे उस पेशेंट का। दूसरा, इसमें जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, जिसमें आता है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड में जो ड्रग ऑफ चॉइस है, याद रखिए डेक्सामेथासोन है। अगर ये मिल जाता है तो 6 मिलीग्राम ओरल या IV। अगर मैं प्रेफर करूंगा IV, अगर पॉसिबल हो दे दो, क्योंकि जल्दी एक्ट करेगा, अच्छा एक्ट करेगा, बट ओरल भी चल सकता है। और डेक्सामेथासोन अगर नहीं मिलता है तो आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे सकते हो, जिसका डोज है 16 mg, दिन में 2 बार BD। तो ये भी अगर मिल जाए तो इससे भी काम चलाया जा सकता है, पर डेक्सामेथासोन बेटर है। वहीं बच्चों में प्रेडनिसोलोन 1 मिलीग्राम/kg बॉडी वेट पर डे ये आप देंगे, या इक्विवेलेंट डोज ऑफ मिथाइल प्रेडनिसोलोन डेक्सामेथासोन। तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कितना देना है।
उसके बाद नेक्स्ट लाइफ सेविंग ड्रग है आपका एंटीकोगुलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन याद आप यूज करेंगे, जो कि एनॉक्सापेरिन के नाम से आता है। एनॉक्सापेरिन के नाम से इंजेक्शन बहुत फेमस है, क्लेक्सेन इंजेक्शन, क्लेक्सेन आता है। वो प्री फिल्ड सिरिंज होती है, तो वो आपका 40 मिलीग्राम में आता है और 60 mg में आता है। तो अगर आपके पेशेंट का वेट 60 mg के आसपास है, तो सॉरी 60 kg के आसपास अगर वेट है, तो उस पेशेंट को आप क्या उस पेशेंट को आप दे दीजिए 60 mg। 60 mg सबक्यूटेनियसली दिया जाएगा स्किन के अंदर दिन में एक बार। और अगर वेट कम है तो 40 mg से भी काम चलाया जा सकता है। देखिए कभी कभी ये इंजेक्शन मिल नहीं पाता, तो उस केस में कुछ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप एस्पिरिन भी यूज़ कर सकते हो। टैबलेट एस्पिरिन 75 मिलीग्राम दिन में, कितनी, दिन में 2 बार आपको देनी है। तो टैबलेट एस्पिरिन दिन में 2 बार देनी है 75 मिलीग्राम। बाकी और भी है, रिवारोक्साबेन भी टैबलेट है जो कि दिन में 10 mg ओडी दी जाती है। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कौन सा बेटर रहेगा। वहीं चिल्ड्रंस में लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन इतना नहीं यूज़ करते जब तक कि थ्रोम्बोसिस ना हो। एक्चुअली इस बीमारी में होता क्या है कि जो आपकी जो ब्लड की जो नली होती है, जो धमनियाँ होती हैं, उनमें जो आपका ब्लड है वो जम जाता है और उससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसी को रोकने के लिए, ब्लड को जमने से रोकने के लिए हम लोग एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं, जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है। उसके बाद आपकी अगर सीआरपी बढ़ती जा रही है तो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि भाई उनको लेबोरेटरी कौन कौन सी टेस्ट कराने हैं और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कौन सी करानी है। ज़्यादातर एचआरसीटी हम लोग प्रेफर करते हैं अगर हो सके तो। और और इन्वेस्टिगेशन कौन सी होंगी अगर पॉसिबल है तो, जो हम लोगों ने माइल्ड डिजीज में जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसके साथ साथ ब्लड गैस एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक टेस्ट होता है एबीजी, आर्टरी से ब्लड निकालते हैं और उससे एबीजी देखते हैं, और ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये सब देखा जाता है। तो आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि उन्हें क्या क्या टेस्ट चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर ऐसा लगता है कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसीलिए मैंने कहा था सीबीसी टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीबीसी हमें बताता है कि इसको कहीं सेप्सिस में तो पेशेंट नहीं जा रहा है, उसका टोटल ल्यूकोसाइड काउंट, न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा तो नहीं है। तो एंटीबायोटिक तभी यूज़ करनी है जब उसका जो है टोटल काउंट या न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा हो। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्टिव फ्लूइड थेरेपी। तो अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी आप अवेक प्रोनिंग यूज़ करेंगे, जैसा मैंने समझाया था, पोजीशन चेंज करते रहनी है, कभी प्रोन होना है, कभी राइट साइड, लेफ्ट साइड, इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भाई कौन सी, कोविड-19 की सीवियर डिजीज। तो सबसे पहले सीवियर डिजीज होती क्या है, तो पहला, या तो रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा हो एडल्ट के अंदर, पहला क्राइटेरिया। और चिल्ड्रंस में कब आप रेस्पिरेटरी रेट बोलोगे, चिल्ड्रंस में आप सीवियर डिजीज तब बोलोगे जब उनकी रेस्पिरेटरी रेट तो पहले की तरह ज़्यादा है ही, जो हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था, उसके साथ साथ या तो उनको साइनोसिस हो, साइनोसिस का मतलब उनके हाथ, उनके लिप्स नीले पड़ जाएं, ब्लू हो जाएं, या उनको ग्रंटिंग होने लगे। ग्रंटिंग का मतलब जब वो सांस लेंगे तो अजीब सी आवाज़ उनके नाक से निकलेगी, मुंह से निकलेगी। उसके बाद सीवियर रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन का मतलब जो उनकी छाती है वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा अंदर तक जाएगी। उसके बाद क्या है, लिथार्जी, हो सकता है एक बच्चा पहले खेलता हो और अब वो खेल नहीं रहा है, उदास हो गया है, तो आप समझिए कि वो बच्चे को कोई दिक्कत है। उसके बाद सोमनोलेंस, सोमनोलेंस मतलब कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है। आप सोचेंगे कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है, अच्छे से स्लीप ले रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हो सकता है वो ठीक हो। ज़्यादा सोना और रिस्पॉन्स ना करना एक बड़ी बीमारी का भी लक्षण होता है, या फिर बच्चे को सीजर आ जाए, दौरे आ जाए, तुरंत अपने पेडियाट्रिशियन को आपको कॉन्टैक्ट करना है। दूसरा, और सीवियर डिजीज में क्या आता है, क्रिटिकल जो होती है, जैसे कि एआरडीएस हो गया, सेप्सिस हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया, मल्टी ऑर्गन डिस्फेलियर हो गया, एक्यूट थ्रोम्बोसिस हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, एसपीओ2। अगर एसपीओ2 आपका रूम एयर पे 90 से कम है, ये सीवियर डिजीज़ है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसमें एडमिशन की कैटेगरी आइडियली होना चाहिए कोविड आईसीयू पे, जबकि हम अपने पेशेंट्स को गांव में, दूर दराज में, घर पे भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हर किसी को बेड दिलवाना, वो भी आईसीयू तो इम्पॉसिबल है। इसमें क्या करना है, इसमें हो सकता है कि आपके पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, जिसको कि मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं। उसमें एचएफएनसी होती है, बाईपैप होती है, ये आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे बट डॉक्टर्स ही समझ सकते हैं। और इसमें वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें सांस की नली में हम एक पाइप डालते हैं और उसको मशीन से कनेक्ट करते हैं, फिर मशीन पेशेंट के लिए सांस लेती है। तो ये पर वेंटिलेटर की तो आजकल सख्त कमी है। उसके बाद यहाँ पे भी प्रोन वेंटिलेशन अगर पॉसिबल हो करना है, जैसा कि बताया, उल्टा पेट के बल लेट के। यहाँ पे भी लाइफ सेविंग ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड पहले की तरह यूज़ करने हैं। उसके बाद आपको अगर बहुत ज़्यादा साइटोक्रोम स्टॉर्म लगता है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन ज़्यादा डोज में देते हैं, जिसको पल्स थेरेपी बोलते हैं। उसके बाद आपको एडिशनल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ सकती हैं। और एक है ड्रग इम्यूनोमॉड्यूलेटर। देखिए, ये जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग हैं, इन पे काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है, बट अभी भी कोई ऐसे डेटा नहीं आए कि जो बोल सके कि हाँ भाई ये पूरी तरीके से ये इफेक्टिव है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड पे डॉक्टर लोग इसको चलाते हैं।
एक ड्रग है टोकेलिजुमाब। टोसिलिजुमाब को लेके मुझे बहुत फ़ोन आए। एक एक इंसान ने तो मुझे बताया कि सर हमको 7.5 लाख रुपीज़ में वो इंजेक्शन दे रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं 7.5 लाख में हर किसी के पास इतना पैसा है वो ब्लैक में जाके खरीदे। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि वो इस सब कालाबाजारी को बंद करे और इन ड्रग्स को अवेलेबल करवाए। बट इसके अगेंस्ट टोसिलिजुमाब के पीछे भी आप पैसा मत फूकिए। इसका कोई ऐसा अभी कोई ट्रायल नहीं हुआ है कि डॉक्टर लोग बोल सकें हाँ भाई इससे जान बचेगी ही। तो डॉक्टर को डिसाइड करने को दीजिए। यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टिव फ्लूइड थेरेपी चलेगी। उसके बाद जो सपोर्टिव मेजर हैं उसमें अगर शॉक है तो आपको शॉक को आपको ट्रीट करना है, उसके अपने प्रोटोकॉल होते हैं। और आपको जो पेशेंट का जो हाइड्रेशन है, जो उसका ब्लड वॉल्यूम है, उसको यू वॉल्यूम या मेंटेन करना है। पेशेंट को पेन है तो उसको करना है और सिडेशन करना है। तो उसके बाद जो सीवियर डिजीज़ है उसमें तो एडिशनल जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, खून की जांच, और उसमें सीटी स्कैन भी करना पड़ सकता है लंग्स की कंडीशन को देखने के लिए। और अगर उसके आगे फिर अगर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है बॉडी में तो और भी टेक्निक यूज़ की जाती हैं, जो कि डॉक्टर लोग ये शायद ही समझ पाएंगे जो इसमें लिखा हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा याद रखें, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमेशा कोविड का इतना हाहाकार है कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग डबल मास्क पहनिए, फेस शील्ड पहनिए, घर से बाहर कम निकलिए जितना ज़रूरी हो। मेरी एक और वीडियो है कि कोरोना से कैसे बचा जाए, उस वीडियो को भी सीरीज़ में जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम आपको बचाना खुद को बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।